Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video we are going to learn about protein synthesis or translation. प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन से मेरा मतलब क्या है? वो फंडामेंटल प्रोसेस जिसमें प्रोटीन बनाया जाता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारा डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए की सिंथेसिस करता है। फिर जो एमआरएनए होता है वो इंफॉर्मेशन नाइट्रोजनस बेसिस को 3-3 पेयर में बाइंड करके, मतलब कि कोडोन में बाइंड करके वो इंफॉर्मेशन वो देता है किसको, राइबोसोम को। और राइबोसोम को इंफॉर्मेशन देने के लिए एक अडेप्टर होता है, वो होता है टीआरएनए। मतलब कि इस इंफॉर्मेशन को अडेप्ट करेगा टीआरएनए, फिर वो राइबोसोम को देगा, राइबोसोम अमाइनो एसिड बनाएगा। फिर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड हो जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। कार्बन होता है सेंटर में, यहाँ पे आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप का मतलब है यहाँ पे कोई चेन जुड़ी होगी, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप भी हो सकता है, या डिफरेंट टाइप के ग्रुप हो सकते हैं। एक हाइड्रोजन जुड़ी होती है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक होता है अमाइनो ग्रुप। फिर सेकेंड जो अमाइनो एसिड होगा, ये हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड है, यहाँ पे होगा हमारा सेकेंड अमाइनो एसिड। मैं अगर लूँ तो यहाँ पे मेरा अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पे मेरा आर ग्रुप होगा, और यहाँ पे मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। तो इस तरह से यहाँ पे जो मेरा COOH जो यहाँ पे होता है, COOH और NH3, ये यहाँ पे निकाल देते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, ये निकाल देते हैं। H2O यहाँ पे निकल जाता है। तो बचता क्या है? यहाँ पे CONH बॉन्ड बचता है, फिर C, फिर H, फिर COOH, R, एंड यहाँ पे बचता है हमारा H, NH3 एंड R। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं CONH, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब कि जब दो अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करते हैं, उस टाइम पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप CONH ग्रुप बनता है। मतलब दो CO ऑक्सीजन जो कार्बन से बाइंड है, ऑक्सीजन उसके साथ, और अमाइन ग्रुप जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं और अमाइनो एसिड एक चेन की फॉर्म में बाइंड होते जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन चेन दे देते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम 20 अमाइनो एसिड, जिसको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते हैं। 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 61 कोडोन प्रेजेंट होते हैं हमारे जीनोम के अंदर, जो मैंने जेनेटिक कोड में डिस्कस कर लिया। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की। तो प्रोटीन सिंथेसिस में हम बात करते हैं पेप्टाइड चेन की सिंथेसिस की। तो एक पेप्टाइड चेन को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? एक mRNA चाहिए होता है, जो कि मैसेंजर RNA होता है, जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है डीएनए से आरएनए में, राइबोसोम के पास। टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए एक्ट एज ए अडेप्टर आरएनए। ये क्या करेगा? एमआरएनए जो कोडोन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन देगा उसको अडेप्ट करेगा और उसको राइबोसोम में भेज देगा ताकि अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो सके। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, जो अमाइनो एसिड बनाती हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके, उनको पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में बाइंड करके एग्जिट करवाती हैं। पहले हम mRNA की स्ट्रक्चर को समझेंगे। जो mRNA होता है वो क्या होता है? मैसेंजर RNA। ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से 3 बेस पेयर, मतलब कोडोन की फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है, और ये किसको दे देता है? एडेप्टर RNA को, जो कि हमारा tRNA होता है। tRNA यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा mRNA। तो जो हमारे mRNA होते हैं जो सिंगल जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही जीन प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA। एंड जिनके अंदर एक से ज़्यादा जीन होता है, एक से ज़्यादा जीन होगा, उनको बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA।
अब अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर mRNA का इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, हमारा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम है। 5 प्राइम पे हमें पता है फॉस्फेट ग्रुप बाइंड होता है, 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा 5 प्राइम है उस पे हमारा अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, UTR स्टैंड फॉर अनट्रांसलेटेड रीजन। एंड यहाँ पे 3 प्राइम पे भी अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रीजन है ये ट्रांसलेट नहीं होगा, ये अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं करेगा, ये नॉन सेंस DNA पार्ट होता है या फिर नॉन सेंस जीनोमिक रीजन होता है। फिर उसके बाद आता है इनिशिएशन कोडोन। AUG इज़ ए इनिशिएशन कोडोन, जहाँ पे हमारा एडेप्टर बाइंड होता है पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस स्टार्ट जहाँ से होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस जहाँ से स्टार्ट होती है वो होता है इनिशिएशन कोडोन। फिर यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजनस बेस होंगे वो प्रोटीन A को कोड करेंगे और इनको रीड करने के लिए एडेप्टर tRNA होगा कोडोन की फॉर्म में। फिर उनके बीच में आता है हमारा, फिर जहाँ पे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टॉप कोडोन। UAA, UAG एंड UGA, दीज आर स्टॉप कोडोन। तो यहाँ पे हम प्रोकैरियोट्स के केस में क्या देख रहे हैं कि एक प्रोटीन A है, फिर हमारा स्टॉप कोडोन आ गया, उसके बाद हमारा इंटरसिस्ट्रोनिक रीजन है जो कि नॉन फंक्शनल प्रोटीन को कोड करेगा या फिर नॉन सेंस DNA है। उसके बाद अगेन हमारा इनिशिएशन कोडोन आ गया AUG, जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी। फिर वो उसको रीड करेगा एडेप्टर RNA किसको, मैसेंजर RNA को कोडोन की फॉर्म में, जैसे AUC प्रेजेंट होगा, AAA प्रेजेंट होगा, TAC प्रेजेंट होगा। दीज आर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और इनको 3-3 पेयर में रीड करेगा कौन, tRNA, जो कि एक एडेप्टर RNA और प्रोटीन बना देगा, प्रोटीन B। फिर उसके बाद स्टॉप कोडन आ जाएगा UAA और हमारी प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। यूकैरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स में अगर मैं मेजर डिफरेंस देखूं तो वही है कि 5 प्राइम UTR यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 प्राइम UTR यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 प्राइम पे कैप प्रेजेंट है, कैपिंग हो रखी है, और यहाँ पे पॉली A टेल हो रखी है। मतलब कि आपने क्या देखा, प्रोकैरियोटिक mRNA में मॉडिफिकेशन नहीं हो रखी। मॉडिफिकेशन क्यों नहीं हुई है, मॉडिफिकेशन कब होती है, जो 5 प्राइम एंड पे 7 ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम बाइंड कर देते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, कैपिंग हो जाती है। और जब हम ए पॉइंट पे ऐड कर देते हैं अपनी एडेनिन ग्रुप को, अबाउट 200 to 300 एडेनिन ग्रुप यहाँ पे बाइंड होते हैं, और वो जो ग्रुप होते हैं वो टेल की फॉर्मेशन करते हैं mRNA में, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ mRNA। बट जो मॉडिफिकेशन होती है वो सिर्फ यूकैरियोट में होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और प्रॉपर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा जहाँ पे हमारा mRNA बनेगा, पर उसको बाहर जाना है क्योंकि हमारा राइबोसोम साइटोप्लाज्म में लाई करता है RER के ऊपर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जो फॉर्म कर देता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, प्रोकैरियोट्स में ना कैपिंग हो रखी है ना टेलिंग हो रखी है, बट यूकैरियोट्स के mRNA में कैपिंग और टेलिंग हो रखी है। प्लस यहाँ पे 2 प्रोटीन को कोड कर रहा है एक mRNA, मतलब कि ये पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA का एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक mRNA। बट यूकैरियोटिक mRNA एक ही प्रोटीन को कोड कर रहा है, इसका मतलब है ये मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA का एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक mRNA। स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। tRNA होता क्या है, tRNA एक स्मॉल हमारा वेल करेक्टराइज्ड RNA है जो कि एक ट्रांसफ़र RNA है। एंड ट्रांसफ़र RNA में ये एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, मतलब कि ये हमारी जो भी इंफॉर्मेशन mRNA लेके आता है उसको एंटीकोडोन के थ्रू डिटेक्ट करेगा और उसको राइबोसोम को आगे ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से राइबोसोम में अमाइनो असाइल जो यूनिट होगी वो क्या करेगी, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करेगी। ट्रांसफ़र RNA प्रोवाइड करता है इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में, न्यूक्लिक एसिड की जो लैंग्वेज है, न्यूक्लिक एसिड कैसे अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, mRNA के थ्रू। mRNA में जो भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एज ए कोडोन यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं और वो एक लैंग्वेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरफेस का काम कौन कर रहा है, tRNA बिटवीन द न्यूक्लिक एसिड एंड
द प्रोटीन, जो लास्ट में प्रोटीन फॉर्म होगा। इसलिए इस इंटरफेस की तरह एक्ट करने की प्रॉपर्टी की वजह से हम टीआरएनए को क्या बोलते हैं कि अडेप्टर मोलिक्यूल है। और ये जो अडेप्टर मोलिक्यूल है, ये बोला किसने बोला ये बात, ये बोली क्रिक ने, बॉस्टन क्रिक ने बोली 1955 में। टीआरएनए नॉन प्रोटीन सिंथेटिक प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करता है। जैसे प्राइमर फॉर्मेशन जब होती है, किस में होती है प्राइमर फॉर्मेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन के टाइम पे। देखो रेट्रोवायरसेस जो भी हमारे होते हैं, उनमें उनका जो जीनोम होता है, जो उनका डीएनए कंटेंट, उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंसिस्ट करता है, वो होता है आरएनए। तो वहाँ पे हमारा रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, या फिर हम बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड सेंट्रल डोग्मा चलता है, जिसमें आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन की प्रोसेस के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन की प्रोसेस के थ्रू हमारा क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो यहाँ पे जो प्राइमर की सिंथेसिस होगी डीएनए को बनाने के लिए, जो प्राइमर बनेगा, उस प्राइमर को बनाने में भी टीआरएनए मेजर रोल प्ले करता है। और ये प्रोसेस नॉन प्रोटीन सिंथेटिक प्रोसेस है। टीआरएनए जो हमारा होता है वो सिंगल आरएनए चेन है, एंड टोटल इसमें 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर होती है। अगर राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो राइबोज शुगर होगी 5 कार्बन कंसिस्टिंग रिंग ऑफ द शुगर। एंड और क्या होगा इसमें, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस लाइक हमारे होंगे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एंड और हमारा क्या होगा, इसमें होगा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हमारी तीनों चीज़ें मिला के न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करती है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ऐसे अबाउट 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे किसमें, टीआरएनए के अंदर। टीआरएनए प्रेजेंट कहाँ पे होता है, साइटोसोल में। साइटोसोल ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोसोल साइटोप्लाज्म लाई करता है जिसमें टीआरएनए होता है। और जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, या फिर हम बोलें कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उन ऑर्गेनल्स के अंदर हमारा टीआरएनए लाई करेगा। एक साइंटिस्ट थे यहाँ पे होले, उन्होंने एंड उनके कुछ को वर्कर्स थे, उन्होंने सबसे पहले टीआरएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन किया था कि कैसा उसका सीक्वेंस होता है 1965 में। आफ्टर द 10 ईयर्स लेटर, जब बॉस्टन क्रिक ने ये बोला कि टीआरएनए के अडेप्टर मोलिक्यूल है, उसके 10 साल बाद होले ने स्ट्रक्चर दिया था, मतलब कि डिटरमाइन किया था सीक्वेंस, टीआरएनए सीक्वेंस। उन्होंने प्राइमरी सीक्वेंस को डिटेक्ट किया था, बट टीआरएनए फोल्ड होके ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका, टीआरएनए का। इसमें वेल डिफाइंड स्टेम्स होते हैं, और इसमें क्या होती है, लूप्स होती हैं। दीज आर लूप्स जो फॉर्म कर रखे हैं। जो मिडल पार्ट है, जो स्ट्रेट यहाँ पे दिखा रखा है, वो स्टेम पार्ट है। तो जो हमारे लूप्स हैं, स्टेम्स हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं, हमारी असेप्टर आर्म फॉर्म करते हैं। दिस इज द असेप्टर आर्म। और डी स्टेम होती है हमारी, एक डी लूप होती है, और एक एंटीकोडम लूप होती है हमारी, और यहाँ पे एक होती है हमारी टी लूप, जिसको टी साई सी लूप भी बोलते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ टीआरएनए, मतलब कि डिपेंड नहीं करता कि कितनी लेंथ है टीआरएनए की। जो कंजर्व न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं वो टीआरएनए में हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे सीसीए असेप्टर आर्म पे कंजर्व सीक्वेंस है, ये ऐसे ही रहेगा कितनी भी बड़ी लेंथ हो जाए हमारे टीआरएनए की। ये अमाइनो एसिड की अटैचमेंट साइड होती है। The acceptor stem always have 7 base pair and 4 single stranded nucleotides। देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे तो 7 बेस पेयर होंगे, मतलब 7 बेस पेयर्स होंगे, दो जो पेयरिंग कर रखे होंगे, और यहाँ पे 4 ऐसे होंगे जो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। वेरेज जो एंटीकोडोन हमारी है उसमें 5 बेस पेयर्स होंगे, एंड एंटीकोडोन लूप में टोटल हमारे कितने होते हैं, 7 हमारे टोटल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंटीकोडोन लूप में। यहाँ पे 3 जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो एक्ट करेंगे एंटीकोडोन ट्रिपलेट के फॉर्म में, जो किससे बाइंड करेंगे, हमारे एमआरएनए से। जैसे यहाँ पे हमारे
mRNA से ये जाके बाइंड करेंगे और ये tRNA हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग होगा। और जो वेरिएबल आर्म होती है वो 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होती है, बट अप टू 24 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इसमें आ सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। ये वेरिएबल नाम इसको इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। देखो अब हम बात करें हमारी टी स्टेम की, तो टी स्टेम में हमारे क्या होंगे, 7 बेस पेयर होंगे और लूप में हमारे 7 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। यहाँ पे बेस पेयर 5 होंगे सॉरी, और यहाँ पे 7 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। जितने भी टीआरएनए हैं वो सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करते हैं, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। टीआरएनए को हम उनकी लेंथ के बेस पे क्लासीफाई करते हैं, लेंथ ऑफ देयर वेरिएबल आर्म, कि उसमें 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है या 5 प्रेजेंट है या फिर 10 या 24 प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो 4 और 5 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे वेरिएबल आर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे टीआरएनए में, जो हमारा क्लास 1 टीआरएनए है, इसमें टीआरएनए को भी हम डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। तो क्लास 1 टीआरएनए में 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड आर देयर इन इट्स वेरिएबल आर्म एंड 10 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन क्लास 2 टीआरएनए। एक न्यू क्लास होती है क्लास 2 टीआरएनए की, जिसको अभी रिसेंटली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हमारा डिस्कवर किया गया है, जो सेलिनोसिस्टीन, जो 21st अमाइनो एसिड होता है हमारा सेलिनोसिस्टीन, उसके लिए कोड करता है हमारा एक टीआरएनए, और ये क्लास 2 में आता है ये टीआरएनए, ये न्यूली डिस्कवर्ड टीआरएनए है। tRNA are thought to fold into L-shaped 3D structure, जिसकी वजह से उनका फंक्शन जो उनको परफॉर्म करना है, एडेप्टेशन का जो फंक्शन है वो फुलफिल हो पाता है। जितने भी tRNA हैं वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में एल शेप ले लेते हैं। टीआरएनए करता क्या है, जो भी एमआरएनए कोडोन्स लेके आएगा उसको डीकोड करेगा, उसको डेसिफर करने का काम करेगा। जितने भी हमारे हर एक टाइप का जो अमाइनो एसिड होता है उसका अपना टीआरएनए होता है, जैसे कि मिथेनिन के लिए अलग से टीआरएनए, वेलिन के लिए अलग से, आइसोल्यूसिन के लिए अलग से, ग्लाइसिन के लिए अलग से, सब अमाइनो एसिड अपना टीआरएनए कंसिस्ट करते हैं, जो इससे बाइंड होता है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पे और कोड को रीड करता है। प्रोकैरियोट्स में अबाउट 30 to 45 डिफरेंट टाइप्स के टीआरएनए होते हैं, और यूकैरियोट्स के केस में अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में तो 50 या मोर देन 50 टीआरएनए होते हैं। जैसे कि हमें पता है जो हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो 22 होते हैं, एंड दीज 22 अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय डिफरेंट एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ टीआरएनए। 2 से ज़्यादा हमारे टीआरएनए हैं वो एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक से ज़्यादा हमारे कोडोन सिमिलर हमारे अमाइनो एसिड को कोड करता है। जैसे आइसोल्यूसिन को कोड करने के लिए, फिनाइल एलानिन को कोड करने के लिए हमारे 2 या 2 से ज़्यादा, वेलिन को भी 4 कोडोन हमारे कोड करते हैं। तो 4 कोडोन सेम कर रहे हैं तो कई बार हो जाता है कि जो एक ही टीआरएनए हमारा क्या करे, हमारा सेम अमाइनो एसिड को कोड करे, तो इसको हम बोल देते हैं आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है कोडोन्स को, उन कोडोन्स को जो एमआरएनए पे लाई कर रहे हैं और सेम अमाइनो एसिड को दे रहा बना रहा है, इसलिए इसको आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 टीआरएनए होते हैं जो ग्लाइसिन, 2 टीआरएनए होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं ग्लाइसिन के लिए, उनको हम लिखते हैं यहाँ पे टीआरएनए ग्लाइसिन 1 एंड टीआरएनए ग्लाइसिन 2। तो दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। अब राइबोसोम जो होता है वो हमारा आरआरएनए प्रोटीन से मिलके बना होता है, क्योंकि हमें पता है राइबोसोम 70S तो हमारा किस में होता है, प्रोकैरियोट्स के केस में, और 80S किस में होता है, यूकैरियोट्स के केस में। तो अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो वो ये जो सब यूनिट है हमारी, या प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो वो सब यूनिट हमारी आरआरएनए से मिलके बनी होती हैं, जो कि हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है, मतलब राइबोसोम की जो फॉर्मेशन करता है, बट ये कुछ प्रोटीन के साथ बाइंड करके फॉर्म करता है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जैसे मैं ATS की बात ले लूँ तो ATS यहाँ पे डिवाइड होता है, ATS RNA में 5.8, S RNA में 28, S RNA में
5s rRNA में, ठीक है, 16s rRNA, 5s rRNA, 23 RSS RNA हमारे प्रोकैरियोट्स में होते हैं। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो 60s rRNA, 5s rRNA एंड 23s rRNA होते हैं हमारे। तो जो यहाँ पे rRNA है डेट इज़ राइबोसोमल RNA, ये बहुत ज़्यादा अबेंडेंट फॉर्म में होते हैं, अबेंडेंस में होते हैं हमारी सेल के अंदर, और वो 80% पार्ट बनाते हैं टोटल RNA मॉलिक्यूल्स का। जितने भी टोटल RNA मॉलिक्यूल मिलते हैं यूकेरियोटिक सेल में, जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा रोल्स हैं, जैसे राइबोसोम की सब यूनिट बना दी जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। बट यहाँ पे जो हमारा 20s rRNA है और 23s rRNA है, ये प्रोकैरियोट्स के केस में और ये यूकैरियोट्स के केस में है, इनका कैटालिटिक रोल होता है, मतलब ये एज ए एंजाइम एक्ट करते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी शो करते हैं। क्या? पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी शो करते हैं, मतलब कि जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, जब अमाइनो एसिड बाइंड करते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज बॉन्ड बनाने के लिए 28s rRNA यूज़ होता है, किसमें? यूकैरियोट्स के केस में, एंड 23s rRNA यूज़ होता है, किसमें? प्रोकैरियोट के केस में। ऐसे ही ये दोनों पार्ट किसके हैं? 50 एंड 60s सब यूनिट ऑफ 70 एंड 80 राइबोसोमल यूनिट। इसी तरह जो हमारा 18s राइबोसोम है या 16s राइबोसोम है, किसमें? 16s हमारा प्रोकैरियोट्स में, एंड जो हमारा 18 है वो किसमें? यूकैरियोट्स के केस में। ये रिकॉग्नाइजेशन रोल प्ले करते हैं, मतलब कि ये रिकॉग्नाइज करेंगे अमाइनो एसिड्स को और करेक्ट पोजिशनिंग करेंगे mRNA की, क्योंकि mRNA कोड करता है किसको? हमारे अमाइनो एसिड को। अभी जो मैंने बात की वो राइबोसोमल सब यूनिट की बात की, बट उसमें मैंने सिर्फ बात की राइबोसोमल आरआरएनए की, प्रोटीन्स की कोई बात नहीं की। बट जो राइबोसोम होता है उसको हम बोलते हैं कि ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इसका मतलब ये है कि ये हमारा आरआरएनए से मिलके बना होता है, प्लस ये प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ई कोलाई के केस में, तो ई कोलाई में हमारी सब यूनिट डिवाइड होती हैं 50s एंड 30s में, 30s एंड 50s में। और अगर मैं ई कोलाई हमारा बैक्टीरिया है तो मैं बोलूँगी कि ये प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल है, और अगर मैं यूकैरियोट्स में बोलूँ तो यूकैरियोट्स में जो 80s राइबोसोम है, यहाँ पे क्या होता है 70s, जो डिवाइड हो रखा है 30s एंड 50s में। बट अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो 80s हमारा 40 में एंड 60s में डिवाइड हो रखा होता है। तो ई कोलाई के केस में हमारी जो 30s सब यूनिट है वो कंसिस्ट करती है 60s rRNA, जिसमें हमारे अबाउट 1541 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं एंड 21 आर प्रोटीन्स होते हैं। और जो हमारी 50s सब यूनिट होती है इसमें होता है हमारा 23RS rRNA, और हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं 2904 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। एंड यहाँ पे एक और सब यूनिट होती है 5s rRNA सब यूनिट, जिसमें होते हैं 120 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स एंड 31 प्रोटीन्स। तो इस तरह से हमारा ये दोनों सब यूनिट मिलके ई कोलाई का राइबोसोम बनाते हैं, जो हमारा rRNA प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है। सिमिलरली अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो वहाँ पे जो लॉन्गर सब यूनिट है 60s जो है वो हमारी बनी होगी यहाँ पे 20s rRNA से, जो 4780 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कंसिस्ट करते होंगे। 5s rRNA से मिलके बनी होगी जिसमें 120 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होंगे, और 5.8s rRNA से मिलके बनी होगी जिसमें हमारे 160 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होंगे, और यहाँ पे प्रोटीन होते हैं 50। अगर मैं 40s की बात करूँ तो यहाँ पे 18s राइबोसोमल आरएनए होते हैं एंड 1874 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं एंड 33 आरआरएनए प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरह से ये मिलके तो हमारे बनाते हैं यूकैरियोट्स का राइबोसोम, और ये मिलके बनाते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम। मतलब कि ये हमारी स्मॉल सब यूनिट है जो इसकी फॉर्मेशन करेगी, और ये हमारी लार्ज सब यूनिट है। सिमिलरली यूकैरियोट्स में ये हमारी स्मॉल सब यूनिट बनाएगी और ये हमारी लार्ज सब यूनिट बनाएगी।
तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा राइबोसोम होता है उसमें टीआरएनए बाइंड करने की साइट कौन कौन सी होती हैं। तो टीआरएनए को बाइंड करने के लिए 3 साइट होती हैं हमारे राइबोसोम के ऊपर। एक होती है पी साइट, एक होती है ए साइट, एक होती है ई साइट। तो जो पी साइट होती है इसको हम बोलते हैं पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। इसको क्या बोलते हैं? पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। ये क्या करेगा? होल्ड करेगा टीआरएनए मॉलिक्यूल को जो ग्रोइंग एंड से अटैच हो रखा है पॉलीपेप्टाइड चेन के। ए साइट होती है, इसको बोलते हैं अमाइनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। अमाइनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट जो इनकमिंग टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है, जो चार्ज होता है। चार्ज होने का मतलब ये है कि उसके साथ अमाइनो एसिड बाइंड होता है, वो टीआरएनए चार्ज कहलाता है। तो चार्ज अमाइनो असाइल को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी अमाइनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, फिर वो उसको भेजेगी पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट पे। फिर ई होती है, ई होती है हमारी डीएसाइलेटेड साइट, मतलब इसमें कोई भी अमाइनो एसिड नहीं होता। यहाँ पे तो हमारी जो अमाइनो एसिड को बाइंड करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो यहाँ से एग्जिट करती है। तो ट्रांसलेशन या फिर मैं बोलूँ प्रोटीन सिंथेसिस की एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले टीआरएनए को एक्टिवेट होना होता है। एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है किसको? टीआरएनए को। तो एक्टिवेशन कैसे होता है वो देखते हैं। एक्टिवेशन का सिंपल मतलब ये है कि जो मेरा टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे अमाइनो एसिड के साथ बाइंड हो गया। तो यहाँ पे एक्टिवेशन की जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? अमाइनो एसिड आया मेरा बना, वो एटीपी से बाइंड हो जाता है। एटीपी से बाइंड होता है और एटीपी से बाइंड करने के लिए उसको एक एंजाइम चाहिए होता है जो होता है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये अमाइनो असाइल को एएमपी से बाइंड कर देता है। यहाँ पे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है या एडिनोसाइन मोनोफेस फॉस्फेट है, प्लस हमारे 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाते हैं और मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में हमारा यहाँ पे एटीपी किससे बाइंड हो जाती है? मतलब कि एएमपी हमारी किससे बाइंड हो जाती है? अमाइनो असाइल ग्रुप से। अब जो अमाइनो असाइल ये जो प्रोडक्ट है हमारा वो टीआरएनए यहाँ पे और हम यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट यूज़ करते हैं। और अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूँ तो हमारा ऐसे बनता है कि अमाइनो असाइल जो हमारा एएमपी बना है वो तो होगा ही, प्लस हम टीआरएनए भी दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा है हमारा अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। जो हमने ऊपर यूज़ किया वही एंजाइम यहाँ पे यूज़ हो रहा है और वो फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पे अमाइनो असाइल टीआरएनए की। एंड यहाँ पे हमारी एएमपी यहाँ से अलग हो जाएगी। एएमपी को डिस्प्लेस करके टीआरएनए यहाँ पे बाइंड हो जाता है और एएमपी को रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे टीआरएनए से जब अमाइनो असाइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। हम यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बन पे एक हाइड्रोजन बाइंड होती है और एक अमाइनो ग्रुप बाइंड होता है, एक आर ग्रुप होता है। आर में हाइड्रोजन भी हो सकती है, पायरोल रिंग भी हो सकती है और एक ब्रांच चेन भी हो सकती है। और ये आर ग्रुप ये डिसाइड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड होगा। अगर मैं आर की जगह एच रख देती हूँ तो वो ग्लाइसिन बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप, यहाँ पे H हट रखी है तो यहाँ पे O नेगेटिव है, चार्ज आ रखा है। इसको ज्विटर आयन फॉर्म बोलते हैं अमाइनो एसिड की, जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक अमाइनो एसिड ग्रुप दिख रहा है और एक ATP मॉलिक्यूल दिख रहा है। एटीपी में क्या है? एडेनिन ग्रुप हमारा बाइंड है, प्लस उस पर क्या बाइंड है? हमारी फोस्फोरिक एसिड मतलब फोस्फेट ग्रुप बाइंड है। ट्राई फोस्फेट है तो 3 फोस्फेट ग्रुप बाइंड हो रखे हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा ये जो लिंकेज होता है POP वाला लिंकेज, इसको हम बोलते हैं पायरोफोस्फेट। और जैसे हमारे यहाँ पे लिंक होगा, अगर मैं बोलूँ आगे, फिर यहाँ पे ये अमाइनो ग्रुप जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और यहाँ पे मेरा ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है COP वाला ग्रुप। और अमाइनो असाइल AMP
मेरा यहाँ पे बन जाता है और मेरी 2 फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज़ हो जाती हैं। लास्ट वाला जो मेरा यहाँ पे फॉस्फेट है उससे बाइंड होगा, ये पहले वाली 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगी पीपीआई के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम टीआरएनए देते हैं प्लस यहाँ पे अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो ये यहाँ पे हमारा एएमपी बाइंड हो रखी है, ये जो एएमपी बाइंड हो रखी है इसको तो रिमूव कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे और टीआरएनए यहाँ पे आ जाएगा। तो अमाइनो एसाइल टीआरएनए बाइंड हो जाता है हमारा अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड हो जाता है और इसको बोलते हैं हम कि हमारा चार्जिंग हो गई है किसकी, टीआरएनए मॉलिक्यूल्स की। स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे इनिशिएशन स्टेज आती है हमारी जब हमारा चार्जिंग हो जाती है टीआरएनए की। तो जो स्मॉल सब यूनिट होती है राइबोसोम की वो बाइंड करती है एमआरएनए से और एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करता है। तो 5 प्राइम एंड पे बाइंड करती है हमारी क्या, स्मॉल सब यूनिट। 5 प्राइम का मतलब क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है वहाँ पे। 3 प्राइम का मतलब है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। स्टार्ट कोडोन, वो स्टार्ट कोडोन पी साइट पे प्रेजेंट होता है हमारी। इस तरह से राइबोसोम की साइट होती है ए, पी एंड ए। तो इस तरह से हमारी पोजीशन होगी सब यूनिट की, राइबोसोम की सब यूनिट की, कि जो स्टार्ट कोडोन है, स्टार्ट कोडोन होता है ए यू जी। तो ए यू जी इस तरह से आएगा कि वो पी के पास में आए। इनिशिएटर टीआरएनए क्या कैरी करता है, अमाइनो एसिड मिथेनिन को कैरी करता है। मिथेनिन को ही क्यों कैरी करता है, क्योंकि एक मिथेनिन कोड किया जाता है स्टार्ट कोडोन और इनिशिएशन कोडोन के थ्रू। इनिशिएशन एंड स्टार्ट कोडोन हमारे होते हैं एयूजी, ठीक है। बाय इट्स एंटी कोडोन, एंटी कोडोन किस पे प्रेजेंट होगा, टीआरएनए पे। टीआरएनए हमारा प्रेजेंट होगा इस तरह से, टीआरएनए पे तो प्रेजेंट होगा एयूजी, तो हमारा एमआरएनए पे होगा, यहाँ पे होगा एयूजी। और टीआरएनए पे हमारा होगा यहाँ पे यू होगा, यूएसी होगा, ए के अगेंस्ट यू, यू के अगेंस्ट ए एंड जी के अगेंस्ट सी। ये एंटी कोडोन कहलाएंगे और ये हमारा कोडोन कहलाएगा, ठीक है। ये कोडोन होगा हमारा एंड ये एंटी कोडोन होगा। अब यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होगी पी सब यूनिट और ये पी जो है ये हमारी राइबोसोम की है, यहाँ पे होगी एग्जिट और यहाँ पे होगी ए, ठीक है। इस तरह से होता है हमारा बाइंडिंग। फिर जो लार्ज सब यूनिट होती है राइबोसोम की वो ज्वाइन कर लेती है स्मॉल सब यूनिट के साथ, और यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए लार्ज सब यूनिट को स्मॉल सब यूनिट से मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद हमारा जो बाइंडिंग जब हो जाती है लार्ज सब यूनिट की स्मॉल सब यूनिट की, एमआरएनए की, टीआरएनए की, अब ग्रीन कलर में टीआरएनए शो कर रखा है, तो इनिशिएट करता है चार्ज टीआरएनए हमारा क्या, प्रोटीन सिंथेसिस को। वो पी साइट, ये हमारी पी साइट है, ये साइट है, ये ई साइट है, तो पी साइट को वो ऑक्यूपाई कर लेता है, ए साइट हमारी वैकेंट होती है और हमारी स्टार्ट हो जाती है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आती है इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज का मतलब है एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड। सबसे पहले जो इलोंगेशन की प्रोसेस है उसके स्टेप्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। इलोंगेशन प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है कोडोन को रिकॉग्नाइज करने का, कोडोन रिकॉग्नाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होना, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन। एंड थर्ड स्टेप होता है हमारा ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ जो हमारा अमाइनो एसिड 2 पेप्टाइड बॉन्ड से जो बाइंड हो गए उनको ट्रांसलोकेट करना राइबोसोम की सब यूनिट के ऊपर। तो ये 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोडोन रिकॉग्नाइजेशन की। एंटी कोडोन ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, एमआरएनए को, एंड बाइंड करेगा किसके साथ, ए साइड के साथ। ये सेकेंड है हमारा, ये सेकेंड टीआरएनए दिखा रखा है यहाँ पे, जो हमारा ए साइड से बाइंड कर रहा है और एमआरएनए को रिकॉग्नाइज कर रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आ गई। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में राइबोजाइम आर द एंजाइम्स, ये क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं अमाइनो एसिड के बीच में। अब मैं बताती हूँ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है। देखो हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा
यहाँ पे हमारा आर ग्रुप होगा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे NH3 मोलिक्यूल होगा हमारा, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COO नेगेटिव। यहाँ पे मेरे पास क्या है, NH3 है, NH3 पॉजिटिव है, यहाँ पे C है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये अमाइनो एसिड 1 है और ये अमाइनो एसिड 2 है। इन दोनों के बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो H2O, वाटर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे बॉन्डिंग क्या होगी, CONH बॉन्डिंग होगी। बाकी ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यहाँ पे C हो जाएगा, R हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगी। इस साइड भी क्या होगा, कार्बन, R ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड हाइड्रोजन। तो बीच में यहाँ पे क्या होगा, CONH। जो इस CONH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसको बोल रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और इसको फॉर्म करता है कौन, राइबोजाइम। राइबोजाइम इज एन एंजाइम, ठीक है, जो कि एक RNA एंजाइम है। अब ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये यहाँ पे पेप्टाइड लिंक शो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पेप्टाइड लिंक फॉर्म हो रहा है कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, P साइट पे फॉर्म हो रहा है। पेप्टाइडाइल साइट है, ये A साइट है, और ये हमारी क्या है, एग्जिट साइट है। इट टेक्स less than 0.1 second for the formation of a peptide bond. Initiator tRNA at P site is then released from E साइट। देखो सबसे पहले ग्रीन बाइंड हुआ था, जब पेप्टाइड बॉन्ड वो फॉर्म कर देगा तो ग्रीन हमारा रिलीज हो गया। सेकंड हमारा क्या बाइंड हुआ था, थोड़ा सा जो हमारा ब्लूइश है, उसके बाद हमारा दोबारा से नेक्स्ट बाइंड हुआ। तो इस तरह से प्रोसेस चलती जाती है, नया tRNA आता है, नए हमारे कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, नया अमाइनो एसिड बनता है, नया अमाइनो एसिड अमाइनो सेल साइट पे आता है, फिर वो ट्रांसलोकेट होकर पेप्टाइडाइल साइट पे जाता है, और जो पेप्टाइड चेन बन रही है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते जाते हैं और चेन की लेंथ बढ़ती जाती है। तो थर्ड स्टेप आता है ट्रांसलोकेशन का। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस जिसमें हमारे जो सीक्वेंस है कोडोन के, किसके ऊपर, mRNA चेन के ऊपर, वो डिकोड किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड बनाए जाते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस में, और फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि ये यहाँ पे दिख रही है इसमें बाइंड होते जाते हैं। ड्यू टू दिस ए साइट कौन सी है, सबसे पहले वाली ए साइट है। ए साइट ये वैकेंट होती जाती है, देखो यहाँ पे हमारी ए साइट क्या हो गई है, वैकेंट हो गई है, ताकि हमारा नेक्स्ट जो चार्ज, ये हमारा चार्ज जो हमारा नेक्स्ट tRNA न्यू tRNA है वो आके यहाँ पे बाइंड कर सके। और जो हमारा ओल्ड tRNA है वो पेप्टिडाइल साइट पे बाइंड चला गया है। तो ये जो इवेंट्स हैं लाइक tRNA का अराइवल, अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करना, और राइबोसोम पे ट्रांसलोकेशन होना, और फिर हमारे tRNA को रिलीज कर देना, ये रिपीटेड सीक्वेंस में होती है। जैसे जैसे हमारा राइबोसोम किसके ऊपर मूव करता जाएगा, हमारा mRNA के ऊपर मूव करता जाएगा। फिर आती है लास्ट स्टेज, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन, या फिर हम बोलेंगे रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जब स्टॉप कोडोन क्या होते हैं, UAA, UAG एंड UGA, दीज 3 आर स्टॉप कोडोन क्यों, क्योंकि ये अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई भी रोल प्ले नहीं करते। ये किससे एक्सपोज हो जाते हैं, ए साइड से एक्सपोज हो जाते हैं। और जैसे ही ए साइड से एक्सपोज होते हैं तो हमारा यहाँ पे रिलीज फैक्टर बाइंड होता है स्टॉप कोडोन के ऊपर। दिस इज द रिलीज फैक्टर जो स्टॉप कोडोन के ऊपर बाइंड होगा और टर्मिनेट कर देगा ट्रांसलेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से tRNA भी हमारा अलग हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन भी अलग हो जाएगी, स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट भी अलग हो जाएंगी, और mRNA भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 सब यूनिट डिसोशिएट हो जा रही हैं, tRNA भी हमारा डिसोशिएट हो रहा है, mRNA भी रिलीज हो रहा है, और mRNA फिर बाद में डीनेचर कर दिया जाता है RNAs की एक्टिविटी के थ्रू। RNAs आर एंजाइम, और इन एंजाइम को हम कॉमनली न्यूक्लियेजेस नाम देते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।